हेलो एवरीवन, वेलकम मैं सुमना सिंह क्लासेस। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल पर। तो सेल जो कि कोशिका है। अब देखिए, सेल का हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और इसके जो भी ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं और पर्टिकुलर उन ऑर्गन्स का काम क्या होता है। तो आइए हम जानते हैं आज की क्लास में कि जो ऑर्गन होते हैं सेल में, उनका काम क्या होता है और ये किस तरह के देखने को मिलते हैं। तो पिक्चर के साथ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और देखिए, ये तो हमारे लिए नर्सिंग में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बायोलॉजी से हैं, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए भी ये भी बहुत ही यूज़फुल होने वाली या फिर बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो फर्स्टली तो हम यहाँ देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल। फर्स्टली हम देखेंगे कि इसका परिचय देखते हैं। देखिए, फर्स्टली तो सेल इज स्मॉलर यूनिट ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी में सबसे छोटी यूनिट है। जिस तरह से घर बनाने से पहले ईंट होता है, ये हमने काफ़ी छोटे में भी पढ़ा है, 5th क्लास में भी पढ़ा है सेल के बारे में, कि एक ईंट का एग्जाम्पल देके हमने पढ़ा है। तो जिस तरह से ईंट से मिलकर हमारा मकान बनता है, वैसे ही सेल से मिलकर हमारी पूरी बॉडी बनती है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो होगा वो बॉडी होती है, मतलब सॉरी, बॉडी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो सेल होती है। अब देखते हैं इस सेल की जो से डिस्कवर्ड किसने किया। सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। तो इसकी जो खोज है, सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 सन पे, कि सेल दिखता कैसा है, सेल का स्ट्रक्चर, सेल के पर्टिकुलर जो भी ऑर्गन्स हैं, तो उनके बारे में सारी डिस्कशन किया था। तो ये रॉबर्ट हुक ने किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए, जो सेल होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं प्रोकैरियोट सेल और एक होता है यूकैरियोट सेल। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल। तो फर्स्टली हम यहाँ पर देखते हैं, ये तो हमने टाइप्स देख लिए कि कितने टाइप्स के होते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं डेफिनेशन की, कि डेफिनेशन क्या है सेल की। तो डेफिनेशन ऑफ सेल: सेल आर द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। अ सेल कैन replicate itself independently, hence they are known as the building block of life. तो कोशिका सभी जीवित प्राणियों की संरचनात्मक, कार्यात्मक और जैविक इकाई है। आप समझ गए होंगे, संरचनात्मक मतलब संरचना बनाने के लिए, किसी भी फंक्शन को क्रिएट करने के लिए, मतलब कोई भी कार्य करने के लिए, और जैविक इकाइयों के लिए, सभी की क्या है, एक बोल सकते हैं कि यूनिट है, जो भी ऑल लिविंग थिंग्स होती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं एक सेल खुद को स्वतंत्र रूप से दोहरा सकता है, इसलिए उसे जीवन के निर्माण खंड के रूप में जाना जाता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये रिप्लिकेट हो सकते हैं, मतलब एक सेल से कई सेल बनाए जा सकते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, निर्माण खंड के रूप में जाना जाता है, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेल इज ऑल्सो कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। इसे इसलिए कहा जाता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ क्योंकि एक सेल से मतलब रिपीट हो सकता है। जैसे कि सेल डिवीज़न आपने सुना होगा, सेल, एक सेल से कई सेल बनती है, एक सेल से 2 सेल बनता है, फिर 2 सेल से वो 4 सेल में डिवाइड होता है। तो जो सेल डिवीज़न, तो एक सेल क्या कर सकती है, रेप्लिकेट कर सकती है, मतलब यहाँ पर रिपीट होती रहती है, इसलिए हमने इसे बोला है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। नेक्स्ट हम देखेंगे द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। सेल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, सेल किन किन चीज़ों से मिलके बना है। फर्स्टली तो हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अलावा सेल ऑर्गन्स होते हैं। अब देखिए, सेल मेम्ब्रेन तो आप जानते हैं, जो उसकी जो आउटिंग कवरिंग लेयर होती है, आउटर कवरिंग लेयर, मतलब जो कि हम बोल सकते हैं, जो सेल की जो बाहरी जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ये जो आपको देख पा रहे होंगे, जो सेंटर में तो साइटोप्लाज्म है, लेकिन बाहर की जो लाइनिंग है, दीवार है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब सेल ऑर्गेनल्स की बात करते हैं। तो सेल ऑर्गेनल्स क्या किसे बोलते हैं, जो सेल के अंदर होते हैं। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, सेल के अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं, जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो सेल ऑर्गेनल्स के अंदर आते हैं। अब सेल ऑर्गेनल्स के अंदर देखिए क्या क्या चीज़ें आती हैं। राइबोसोम हो गया, यहाँ पर आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, राइबोसोम है। माइट्रोकॉन्ड्रिया, जैसे कि हमें माइट्रोकॉन्ड्रिया यहाँ पर देखने को मिलेगा, हाँ ये है माइट्रोकॉन्ड्रिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। गोल्गी बॉडीज़, यहाँ पर आपको गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी देखने को मिलता है। वैक्यूल्स भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। साइटोस्केलेटन पर्टिकुलर नहीं लिखा है, लेकिन ये माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है वो साइटोस्केलेटन का एक टाइप होता है, तो हमें यहाँ पर साइटोस्केलेटन भी देखने को मिला। लाइसोसोम,
यहाँ पर लाइसोसोम ये भी हमें देखने को मिलता है, जिसे हम आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। और लास्ट वन हमारा आता है न्यूक्लियस। तो देखिए सेल ऑर्गेनल्स के अंदर ये सारे हमारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं कि सेल ऑर्गेनल्स के अंदर क्या क्या होते हैं। अब न्यूक्लियस की बात करते हैं। तो न्यूक्लियस जैसा कि हम जानते हैं, ये जो हमें सेंटर में देखने को मिलता है, सेल के बीच में जो हमें देखने को मिल रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस को हम केंद्रक के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे हो जाते हैं सेल के कंपोनेंट्स, कि सेल के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर, और देख लीजिए आप अच्छे से देख भी लीजिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर सिचुएटेड होती है। न्यूक्लियस हमें सेंटर में देखने को मिलेगा, वैक्यूल्स हमें ब्लू कलर में देखने को मिल रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है, मतलब न्यूक्लियस को जो कवर करके रखता है उसे मेम्ब्रेन बोलते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। राइबोसोम हमें कुछ छोटे छोटे यहाँ पर देखने को मिलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि हमारे साइटोस्केलेटोन के टाइप्स होते हैं, सेंट्रियोल्स भी हमारे इसी के साइटोस्केलेटोन में आ जाते हैं। बट जो सेंट्रियोल्स होते हैं ना, वो ही सेल को डिवाइड होने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो सेंट्रियोल्स ये सब हम देखेंगे आगे फंक्शन में। नेक्स्ट हम देखते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हम किसे बोलते हैं, जो जिसमें पानी भरा होता है, या फिर जो इसमें बोल सकते हैं जो फ्लूइड भरा होता है उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और यहाँ पर देखेंगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तो हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, या आउटर जो कवरिंग लेयर होती है उसे हम सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसे सेल वॉल भी बोला जाता है, दीवार। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ हमें इस तरह से रफली देखने को मिलता है। इसी में एक स्मूथ भी होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो स्मूथली होते हैं, जिनमें क्लिस्टर्स सिस्टर्नीज नहीं होती हैं, मतलब बोल सकते हैं कि दरार नहीं होती हैं, उसमें बोल सकते स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और लास्ट हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि हमने देख लिया था, ये माइटोकॉन्ड्रिया, एक यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया बैठा हुआ है, एक यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये हमने देख लिया कि कौन सी जो सेल की पर्टिकुलर ऑर्गन्स हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, क्या क्या इनके स्ट्रक्चर होते हैं, ये जस्ट हमने शॉर्टली में देखा। अब हम देखेंगे यहाँ पर पर्टिकुलर जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं उन पर डिस्कशन करेंगे, इनके फंक्शन क्या होते हैं, सभी का अलग अलग फंक्शन है। तो फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन जिसे हम बोलते हैं, जो हमारी आउटर कवरिंग लेयर होती है, सेल की आउटर कवरिंग लेयर को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन भी हम इसे बोल सकते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द प्रोटेक्ट द सेल बाय एक्टिंग एज अ प्रोटेक्टिव लेयर सेल। तो प्लाज्मा झिल्ली है, या फिर जो सेल की जो झिल्ली है, देखिए अगर हम माइक्रोस्कोप से स्ट्रक्चर देखें तो सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। तो प्लाज्मा झिल्ली का कार्य सुरक्षात्मक परत के रूप में कार्य करके कोशिका को रक्षा करना है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका काम क्या होता है कि ये जो क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। जिस तरह हमारे घर की दीवार हमें प्रोटेक्ट करती है पानी से, मतलब बरसात से, ठंड से, गर्मी से, वैसे ही जो सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या फिर सेल मेम्ब्रेन होती है, वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, मतलब सुरक्षा प्रदान करती है। अब देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। इट ऑल्सो कॉल्ड अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। द सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल एंड प्रोवाइड आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग एंड कंटेन विद साइटोप्लाज्म। जैसे कि हमने देखा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या कर रही है, प्रोटेक्शन का काम कर रही है। हमारे जो भी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो भी ऑर्गन्स इसके अंदर बैठे हुए हैं उन सभी को क्या कर रही है, प्रोटेक्शन का काम कर रही है। और जो इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा है, मतलब जो पानी भरा है, उसको भी बाहर निकलने से रोक रही है, मतलब उसको भी सुरक्षा प्रदान कर रही है। तो ये देखा हमने। इसके अलावा द सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो 2 लेयर से मिलकर बनी है, जैसे कि आप पिक्चर में देख ही पा रहे होंगे। एक लेयर तो हमें ये देखने को मिल रही है, एक लेयर हमें ये देखने को मिलती है। तो यहाँ हम देखते हैं 2 लेयर ऑफ फास्फोलिपिड विथ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये जो 2 लेयर है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों से मिलकर बनी है। फॉस्फोलिपिड के साथ साथ देखिए, ये तो फॉस्फोलिपिड है जो आपको रेड कलर में देखने को मिल रहे हैं, इन्हें हम फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। और ये जो हमें कुछ ब्लू कलर के यहाँ पर कुछ ऐसे देखने को मिल रहे हैं, ये क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। और बात कर लेते हैं जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स है, जो हमें येलो कलर में देखने को मिल रहा है, वो सारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो इन सभी से मिलकर क्या बना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना है। एंड द लिपिड मॉलिक्यूल ऑफ द आउटर एंड इनर पार्ट
जो लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं वो अंदर साइड को भी होते हैं और बाहर साइड को भी होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये सेल है, तो जो लिपिड्स हैं वो अंदर साइड, क्योंकि लेयर है, अंदर साइड को भी लेयर देखने को मिलेगी, बाहर साइड को भी लेयर देखने को मिलेगी। तो ये क्या करती है, अलाउ इट ऑल सेलेक्टिवली ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। इनका काम होता है कि ओनली जो सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि जिनकी ज़रूरत है, या फिर जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको ही अंदर जाने देते हैं और उनको ही बाहर जाने देते हैं। जिस तरह से हम अपने घर के अंदर किसी अनजान लोगों को नहीं आने देते, हम घर में इंसान ही रहते, फैमिली मेम्बर्स ही रहते हैं, तो कोई और नहीं आ सकता है, कोई बाहर का फैमिली मेम्बर्स नहीं आ सकता है, या फिर कोई जानवर तो नहीं आ सकता है। तो इसी तरह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो भी क्या करती है, कुछ इसी तरह से जिनकी सिलेक्टिव जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो सिलेक्टिव जो सब्सटेंस होते हैं, उनको ही अंदर आने देती है और उनको ही अंदर जाने देती है। और देखते हैं फॉस्फोलिपिड मेक अप द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो फॉस्फोलिपिड है सेल मेम्ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब जो फॉस्फोलिपिड है वो बेस ही है, क्योंकि जो हमारी फॉस्फोलिपिड है उसके बाद ही हमारे प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट देखने को मिल रहे हैं। तो बोल सकते हैं कि जो फॉस्फोलिपिड होती है, जो फॉस्फोलिपिड 2 लेयर से मिलकर होती है, टेल और ये देख रही है आप पिक्चर से के हेल्प से देख पा रहे होंगे, गोल गोल रेड दिख रहा है और येलो येलो कुछ डंडी जैसे देखने को मिल रही है, हेड एंड टेल दोनों को देखने को मिलता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का। अब देखिए इसका पूरा डिस्कशन हम देखेंगे, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम इसलिए डीपली पढ़ रहे हैं क्योंकि ये आपको बायोकेमिस्ट्री में भी देखने को मिलता है। पर्टिकुलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कशन किया गया है। अब देखिए एक आपको लिंक भी डाल देंगे उसमें रिलेटेड वीडियो के अंदर, कि इससे रिलेटेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड आपको एक लेक्चर और मिलेगा, पर्टिकुलर प्रॉपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फुल डिस्कशन देखने को मिलेगा, किस तरह से वो काम करता है, किस तरह से मॉलिक्यूल्स को अंदर करता है, किस तरह से बाहर करता है। चलिए फिलहाल हम यहाँ देखते हैं। अ सिंगल फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हेल्ड टू डिफरेंट, ये दो चीज़ों से मिलकर बना हेड एंड टेल, जैसा कि हम देख रहे हैं रेड और येलो में। जैसे कि देखिए ये ऊपर बना है हेड और नीचे बना है टेल। हेड कंटेन फॉस्फेट ग्रुप, जो हेड होता है वो फॉस्फेट से मिलके बना है, और जो हेड का काम होता है मीन्स दैट इट लाइक टू अट्रैक्ट विथ वाटर, ये वाटर लविंग होता है, मतलब वाटर को अट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन जो टेल वाला एरिया होता है, जो हमें येलो जो डंडी देखने को मिल रही है दो दो ऐसे इस तरह से, ये क्या होता है, ये स्ट्रिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स कॉल्ड फैटी एसिड चेन, ये फैटी एसिड चेन से मिलके बना होता है। मतलब जो नीचे वाली जो चेन है ना वो फैट से मिलके बनी होती है। दीज चेन आर हाइड्रोफोबिक, मतलब ये पानी से डरती है, तो इससे पानी एंटर नहीं हो पाता है। ये तो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, ये जो रेड कलर में हम गोल गोल देख रहे हैं ना, ये एब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन ये जो येलो वाले जो एरिया है वो एब्जॉर्ब वाटर को नहीं करेगी, क्योंकि वो बना किससे, फैट से मिलके बना है। तो इसे बोल सकते हैं कि डू नॉट लाइक अट्रैक्ट विथ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट नहीं करती है। तो ये हमने ऑनली स्ट्रक्चर देख लिया यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब फंक्शन की बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने देख लिया फिजिकल बैरियर का काम करेगा। बैरियर मतलब किसी भी चीज़ को आने जाने से रोकेगा, सभी लोगों को नहीं आने जाने देगा। इसके अलावा इट एक्ट एज रिसेप्टर फॉर हार्मोन्स एंड अदर केमिकल मैसेंजर्स, जो हमारे सेल मेम्ब्रेन है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो रिसेप्टर का काम करेगा हार्मोन्स के लिए। इसके अलावा केमिकल मैसेंजर का काम भी करेगा। मतलब यहाँ पर एक्ट रिसेप्टर मतलब किसी भी चीज़ को रिसीव करने का काम, मतलब हार्मोन्स को रिसीव करने का काम। इसके अलावा मैसेज को पहुँचाने का काम भी करेगा सेल के अंदर, क्योंकि सेल के अंदर बहुत सारे बैठे हुए हैं फंक्शन करने के लिए, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैसेज भी पहुँचाएगा अंदर तक। इसके अलावा इट रेगुलेट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल विथ इट्स सराउंडिंग, और क्या करता है ये एक्सचेंज भी मटेरियल्स, जो भी इसके सेल के अंदर जो हमारे सेल है, मान लो सेल के अंदर जो भी मटेरियल है उसको एक्सचेंज करने में भी हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि ये तो मेम्ब्रेन है, जब तक मेम्ब्रेन मतलब दीवार है, दीवार जब तक अलाउ नहीं करेगी किसी भी चीज़ को आने जाने के लिए, जब तक कोई और काम नहीं कर पाएगा। तो एक्सचेंज करने का काम भी कौन कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन करती है। जब तक वो अलाउ नहीं करेंगे, जब तक वो जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी सब्सटेंस है अंदर मतलब अंदर या फिर बाहर कोई भी नहीं जा सकता। तो एक तरह से ये मटेरियल को एक्सचेंज करने का काम भी करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट जो साइटोप्लाज्म आता है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, देखिए साइटोप्लाज्म में ये सेल है, मान लो सेल के अंदर जो लिक्विड भरा होता है, जिसके सहारे ऑर्गन्स अपने अपने बैठे हुए हैं अलग अलग, तो जिसके अंदर जो पानी भरा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, या फिर हमें इससे कोशिका द्रव्य भी बोलते हैं।
साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड सब्सटेंस दैट फिल द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द सेलुलर ऑर्गन्स। साइटोप्लाज्म क्या है? एक सब्सटेंस है जो कि फ्लूइड सब्सटेंस है, जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर भरा होता है। ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर भरा होता है और इसमें सेलुलर ऑर्गन्स भी देखने को मिलते हैं। ये ऑर्गन्स हमें देखने को मिल रहे हैं और यहाँ साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। The physical nature of cytoplasm is colloidal. It has a higher percentage of water and particles to vary shape and size of the substance in it. क्या होता है इसमें? इसका जो साइटोप्लाज्म है, इसमें वाटर के सब्सटेंस हाई होते हैं, मतलब जो वाटर है प्रेजेंट, जो भी सब्सटेंस है वो हाई होते हैं। और इसके अलावा ये क्या कर रहा है, जो भी हमारे पर्टिकुलर जो ऑर्गन्स हैं उनको सेफ और साइज को सब्सटेंस मतलब एक तरह से मैनेज करके रख रहा है। इसके अलावा केमिकली साइटोप्लाज्म कंटेन वाटर कितना परसेंट है? 90% है, 60 से 90% है। और 10% क्या देखने को मिलता है? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जैसे कि देखने को मिलेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूड ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्लूड फॉस्फेट, सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड। तो साइटोप्लाज्म के अंदर दो सब्सटेंस हमें 10% जो देखने को मिल रहे हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में हमें ग्लूकोज भी देखने को मिला, माल्टोज, सुक्रोज, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फॉस्फेट, सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड। तो साइटोप्लाज्म में जैसे कि हमने देखा 90% वाटर एंड 10% ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भरे होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिर वाटर के जो भी कंटेंट होते हैं वो कितने % होते हैं, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, मतलब इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार नोट डाउन जरूर करिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट ऑर्गन्स की बात करते हैं, राइबोसोम। अब राइबोसोम का काम क्या है, राइबोसोम क्या है, पहले तो हम ये देखते हैं। A ribosome is a complex of RNA and protein and is transformed known as ribonucleoprotein. It is composed to two subunits, smaller and larger. तो राइबोसोम क्या है? राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन का एक जटिल, इसलिए इसे राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। तो राइबोसोम इज आरएनए एंड प्रोटीन से मिलके बना है, मतलब बोल सकते हैं कि हाँ मिलके बना है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी बोलते हैं। और ये दो सब यूनिट से मिलके बना है, मतलब स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट। अब देखिए, आप राइबोसोम के स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, ये नहीं है, ये जो इसमें जो छोटे छोटे से कुछ बिंदी बिंदी जैसे रचना देखने को मिल रही है, इन्हें ही हम राइबोसोम बोलते हैं। ये छोटे छोटे हमें कुछ सिस्टर्नी के जैसे देखने को मिल रहे हैं, ये राइबोसोम है। अब देखते हैं राइबोसोम के फंक्शन। राइबोसोम का फंक्शन क्या है? तो देखिए, सबसे पहले तो हमने देख लिया कि प्रोटीन, इसको हम प्रोटीन स्टोरेज भी बोलते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है। अब हम देखेंगे कि इसका द डीएनए प्रोड्यूस एमआरएनए बाय द प्रोसेस ऑफ डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की हेल्प से जो भी प्रोसेस होती है उससे ही डीएनए प्रोड्यूस होता है। मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एमआरएनए, जो भी एमआरएनए है उनका उत्पादन होता है किसके दौरान? डीएनए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के दौरान एमआरएनए का क्या होता है? उत्पादन होता है। तो ये कौन कर रहा है? ये सब राइबोसोम ही कर रहा है। इसके नेक्स्ट, द एमआरएनए इज सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियस एंड ट्रांसपोर्ट टू द साइटोप्लाज्म फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो एमआरएनए को क्या किया जाता है? न्यूक्लियस में सिंथेसिस किया जाता है एमआरएनए का। और यहाँ पर देखेंगे प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए या फिर प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए उसे कहाँ ले जाया जाता है? साइटोप्लाज्म में ले जाया जाता है। तो जो साइटोप्लाज्म में ले जाने के बाद यहाँ पर क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो ये तो हमारा हो जाता है राइबोसोम का फंक्शन। और देखिए, राइबोसोम में हम बोलते हैं कि प्रोटीन को स्टोर भी किया जाता है। तो राइबोसोम का एक काम और होता है कि प्रोटीन को स्टोर कर, प्रोटीन को सिंथेसिस करता है और प्रोटीन को स्टोरेज का काम भी करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया हम देखेंगे वे फर्स्ट डिस्कवर्ड इन ईयर 1886 बाय रॉबर्ट एल्टमन। तो माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट एल्टमन ने 1886 में। माइटोकॉन्ड्रिया को तो हम जानते ही हैं, जिसे हम पावर हाउस भी बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल
बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब रेस्पिरेशन के दौरान जो सेलुलर का रेस्पिरेशन होता है उसके दौरान क्या करती है, एनर्जी को रिलीज करते हैं। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। इसे हम पावर हाउस भी बोलते हैं। पावर हाउस बोलने का कारण सिर्फ यही है कि सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एनर्जी को रिलीज करना, मतलब एनर्जी देता है। माइटोकॉन्ड्रिया ही हमें एनर्जी देता है। किसी भी काम को, कोई भी सेलुलर जो भी फंक्शन होता है उन सभी को जो भी एनर्जी है वो कौन दे रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को स्टोर करके रखा है। नेक्स्ट देखते हैं, द मोस्ट एक्टिव सेल टाइप हैव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एग्जाम्पल लिवर, मसल्स एंड स्पर्मेटोजोआ। मोस्ट एक्टिव सेल टाइप हैव ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मतलब जो सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया किस पार्ट में देखने को मिलते हैं, कहाँ की सेल में देखने को मिलते हैं? तो लिवर में सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेंगे, जो लिवर की सेल होती है। मसल्स की सेल में सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेंगे, और स्पर्मेटोजोआ की जो हमारी सेल होगी उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तभी तो लिवर में स्टोर किया जाता है, खाना स्टोर होता है, मतलब ग्लूकोज स्टोर होता है खाने के रूप में। मसल्स में भी हम एरोबिक टाइम पे हम मसल्स से जो एनर्जी मिलती है हमें काम आती है, और लिवर से स्टारवेशन के टाइम पर एनर्जी काम आती है। तो इस तरह से यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट नंबर माइटोकॉन्ड्रिया के होते हैं, लिवर, मसल्स, स्पर्मेटोजोआ। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज़्यादा नंबरिंग कहाँ होती है? लिवर, मसल्स एंड स्पर्मेटोजोआ। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन, द मेन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का यहाँ पर प्रोडक्शन करते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ सिंथेसाइज सर्टेन हार्मोन्स, हार्मोन्स के सिंथेसाइज के लिए, जैसे कि ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन को सिंथेसाइज के लिए हेल्पफुल होते हैं। कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म, कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म करने के लिए भी हेल्पफुल होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। एंड न्यूरोट्रांसमीटर मेटाबॉलिज्म, जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म करने के लिए भी माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट होते हैं, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया का रोल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ना, कुछ टेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा सांप की बिल की तरह देखने को मिल रहा है, तो इसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ब्रॉड सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन चैनल इज द साइटोप्लाज्म। देखिए ये हमें कुछ न्यूक्लियस यहाँ पर कनेक्ट देखने को मिल रहा है, उसी के पास सटा हुआ है। तो ये इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेनस चैनल है इन द साइटोप्लाज्म का। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो रफ एंडोप्लाज्मिक हम इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो दिख रहा है ना आपको, ये राइबोसोम बैठे हुए हैं। ये जो सिस्टर्नी देखने को मिल रहा है ये राइबोसोम है। इन राइबोसोम के कारण ये क्या है? रफ देखने को मिल रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये स्मूथ है, यहाँ पर ये जो भी हमारे जो बने हुए स्ट्रक्चर है बिल्कुल स्मूथ है, इसमें किसी भी तरह के सिस्टर्नी देखने को नहीं मिलती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो सिस्टर्नी देखने को मिल रही है इसे ये राइबोसोम ही है। तो ये हमें 2 तरह से देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन इसमें नहीं ऐड है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं गोल्गी अपार्टस। तो गोल्गी अपार्टस में हम यहाँ देखते हैं, ये देखिए जो हमारे ये आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा, ये जो हमारे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अभी हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ, और ये उसके बाहर साइड में हमें देखने को क्या मिल रहा है? गोल्गी अपार्टस। तो गोल्गी अपार्टस का काम देखते हैं, तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है, दैट इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ फ्लैटेंड स्टेक्ड पाउच्ड कॉल सिस्टर्नी। हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, आप जैसे कि देख पा रहे हैं पाउच लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, टेढ़ी मेढ़ी संरचनाएं देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ देखते हैं गोल्गी अपार्टस का काम होता है, इसका जो हमारे इसके इम्पॉर्टेंस है या फिर रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। मान लो कोई भी चीज़ है उसको क्या करना? ट्रांसपोर्ट करना, मॉडिफाई करना और पैकिंग करना। पैकिंग प्रोटीन एंड लिपिड इनटू वेसिकल्स फॉर डिलीवरी टू टारगेटेड डेस्टिनेशन। गोल्गी जो हमारी अपार्टस होती है, तो गोल्गी अपार्टस का काम होता है किसी भी चीज़ को, जैसे वैक्यूल में हम क्या देखते हैं? कोई भी चीज़ क्या होती है? पैक होती है। पैक होने के बाद क्या होती है? ट्रांसपोर्ट होती है।
और मॉडिफाई भी होती है। तो पैक करने के बाद मॉडिफाई करने का काम कहाँ हो रहा है, गोल्गी अपार्टस में ही हो रहा है, इसी के अंदर हो रहा है। मान लो कोई भी सेल के अंदर से कुछ भी कंपोनेंट से अंदर आ रहे हैं या फिर बाहर जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर प्रोटीन की बात करते हैं। यहाँ पर प्रोटीन जो गोल्गी अपार्टस है प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करती है। तो मान लो ये राइबोसोम से हमारे प्रोटीन देखने को मिला, राइबोसोम में तो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। मान लो प्रोटीन्स को हमें कहीं कैरी करना है, मतलब ले जाना है, तो ये प्रोटीन्स क्या होंगे, ये प्रोटीन्स सब पहले तो वैक्यूल, इसके अंदर जाने के बाद वैक्यूल बनाएंगे। वैक्यूल मतलब एक थैली की संरचना बनाएंगे, मतलब मॉडिफाई करेंगे, और उसको पैक भी कौन करेगा, गोल्गी अपार्टस के अंदर ही होगा, पैक होगी वो। और पैक होने के बाद वो क्या होगी, बाहर साइड को निकलेगी। बाहर साइड को मतलब ट्रांसपोर्ट होगी। तो ये ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, गोल्गी अपार्टस ही कर रहा है। तो प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट, पैकिंग और मॉडिफाई करने का काम होता है गोल्गी अपार्टस का। नेक्स्ट हम देखते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो हमने बोला अभी, वैक्यूल्स का काम क्या है, देखिए वैक्यूल्स हम देखते हैं। A vacuole is organized cell with function of the hold various solution and material that include situation have been created and the being stored and excreted। तो जो रक्तिका कोशिकाएं होती हैं, ये भी कोशिका का एक अंग है जो क्या करती है, अलग अलग जो भी सामग्री होती है, मतलब जो भी मटेरियल होते हैं सेल के अंदर, इसको क्या करती है, इसके अंदर रख लेती है, अपने अंदर क्या कर लेती है, वो रख लेती है। अपने अंदर रखने के बाद मतलब उसको पैक कर लेती है, जिस तरह से देख रहे हैं। पैक करने के बाद सेल से बाहर या फिर सेल से अंदर लाने का काम कौन कर रहा है, वैक्यूल। तो देखिए अगर जैसे कि हमें देखने को मिल रहा है कोई भी चीज़ है, कोई भी सब्सटेंस है, नॉर्मली नहीं जा सकता बाहर, तो वो क्या करेगा, वैक्यूल के अंदर जाएंगे। लाइक प्रोटीन हो गया या फिर कोई भी डेब्रिस सेल हो गया, तो वो वैक्यूल्स के अंदर जाएंगे, वैक्यूल्स बनाएंगे, देन उसके बाद ही अंदर आ सकते हैं या फिर बाहर आ सकते हैं। तो वैक्यूल्स का काम होता है किसी भी चीज़ को स्टोर करना, स्टोर करने के बाद मतलब उसको पैक करके उसको बाहर करना या फिर अंदर करना। स्टोर करता है और क्या करता है, एक्सक्रीट आउट भी करता है। तो वैक्यूल्स का काम होता है स्टोर एंड एक्सक्रीटेड करना। इसका फंक्शन और देखिए, वाटर स्टोरेज, वाटर का स्टोरेज करता है। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस मतलब चीज़ों मटेरियल को अंदर लाने का काम भी करता है और बाहर ले जाने का काम भी करता है। वैक्यूल बनाते हैं मतलब सबसे पहले। अब साइटोस्केलेटोन, तो साइटोस्केलेटोन इट प्रोवाइड सेफ एंड सपोर्ट टू द सेल ऑर्गेनल्स, organize the organelles and facilitate transport molecules, cell division and cell signaling। साइटोस्केलेटन का काम होता है आकार प्रदर्शन करना, ये सेफ देता है। जिस तरह से हमारे बॉडी में रीढ़ की हड्डी होती, स्केलेटल सिस्टम होता है, वैसे ही सेल में साइटोस्केलेटन होता है जो सेल को सेफ एंड साइज देता है। जैसे हमारे बॉडी को सेफ और साइज कौन दे के रखा है, एक स्केलेटल कंकाल तंत्र, उससे ही हमारे हाथ, मतलब वो एक कंकाल तंत्र है। तो साइटोस्केलेटन भी एक क्या है, सेल का कंकाल बोल सकते हैं। तो सेल को स्ट्रक्चर या फिर सेल को सेफ प्रोवाइड करता है कौन, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन के टाइप्स यहाँ पर देखिए, आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स और इंटरमीडिएट। माइक्रोफिलामेंट कुछ इस तरह से, माइक्रोट्यूब्यूल और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो ये साइटोस्केलेटन के टाइप्स हैं, ये साइटोस्केलेटन हमें देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन ऑर्गन्स हु स्पेसिफिक फंक्शन टू द ब्रेक डाउन सेलुलर वेस्ट एंड डेब्रिस बाय द एंग्यूलिफाइंग द विद हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। लाइसोसोम झिल्लीदार अंग होते हैं, ये झिल्ली नुमा संरचना होती है इसकी। ये इसका काम है सेलुलर कचरे और मलबे को हाइड्रोलाइटिक एंजाइमों के साथ संलग्न करके तोड़ना। तो डेब्रिस का काम हम बोलते हैं ना सुसाइडल बैग, मतलब चीज़ों को मारना। तो ये क्या करते हैं, सेलुलर कचरे, जो सेल के अंदर जो भी कचरा होता है, मतलब जो भी वेस्ट होता है या फिर जो भी मटेरियल होता है या फिर जो सेल, मरे हुए जो सेल होते हैं या फिर कोई भी वेस्ट, अपन ये सोच लो कि वेस्ट, तो उनको क्या करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के साथ, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के साथ क्या करता है, मिलके उनको तोड़ने का काम करता है, मतलब मारने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है। देन उसके बाद वो क्या करते हैं, उसको मतलब बोल सकते हैं ना कि मारने का काम कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, मिलकर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के साथ मिलकर जो भी वेस्ट मटेरियल है उनको क्या करता है, मारने का काम कर रहे हैं। ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं, क्योंकि ये भी खत्म हो जाते हैं उसके बाद, है ना। और फिर उसको एक्सोसाइटोसिस के दौरान उसको बाहर फेंक दिया जाता है। इसके अलावा लाइसोसोम इंट्रासेलुलर डाइजेशन का काम करता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन समझ गए ना, डाइजेशन का मतलब किसी भी चीज़ को खाना, तोड़ना, जैसे कि हमने देख लिया। तो ये क्या करेगा, इसको
डाइजेशन का काम करेगा, सेल के अंदर डाइजेशन करेगा। फैगोसाइटोसिस, ऑटोलाइसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब चीज़ों को खाना। अब मान लो जो भी डायब्रेस उसको क्या कोई भी चीज़ को क्या कर लेगा, खा लेगा, जो भी वेस्ट होगा उसको खा लेगा। खा लेगा तो वेस्ट वहाँ से चला जाएगा। और ऑस्टियोजेनेसिस का काम भी कौन करता है, लाइजोसोम ही करता है, और इसे सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है। सेंट्रियोल्स। अब सेंट्रियोल्स हेल्प इन सेल डिवीजन, दे मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेंट्रियोल्स का काम होता है सेल के डिवीजन के लिए, पर्टिकुलर एक ये ही है जो कि सेल, एक सेल से दूसरे सेल को बनने में हेल्पफुल होता है। तो सेंट्रियोल्स का काम है सेल को डिवीजन के लिए हेल्पफुल होना, और क्रोमोसोमल जो नंबर्स है उनको क्या करता है, मेंटेन करके रखता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन के टाइम पर। तो ये तो हमारे सेंट्रियोल्स का काम हो जाता है। देन हम देखते हैं यहाँ पर न्यूक्लियस। लास्ट वन इज हमारा बचता है न्यूक्लियस, जो कि हमारे सेंटर में होता है, जिसे हम केंद्रक भी बोलते हैं। न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द सेल। सेल के अंदर सबसे बड़ा जो ऑर्गन होता है वो न्यूक्लियस ही होता है। It is contained within the nuclear envelope. A nuclear membrane is similar to the plasma membrane, but with tiny pores through which some substance can pass between it and the cytoplasm. ये है न्यूक्लियस, जिसे हम केंद्रक बोलते हैं। और विद इन द न्यूक्लियर एनवलप, ये हमें देखने को मिलता है न्यूक्लियर एनवलप, जो भी ये परमाणु लिफाफे के भीतर निहित होता है। मतलब यहाँ पर एक तरह से बोल सकते हैं कि ये अंदर प्रेजेंट होता है। और इसके बाहर परमाणु झिल्ली जो हमें देखने को मिली, जो न्यूक्लियस की जो झिल्ली होती है वो पूरी तरह से किस तरह होती है, सेल मेम्ब्रेन की तरह ही होती है। जिस तरह हमने सेल मेम्ब्रेन की, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन देखी, सॉरी सेल मेम्ब्रेन देखा, यहाँ पर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। तो ये क्या कर रही है, उसी तरह से प्रोटेक्शन का काम करती है, मतलब कुछ ही चीज़ों को अंदर आने देती है, कुछ ही चीज़ों को बाहर आने देती है। तो ये लेकिन छोटे छिद्र के साधन के माध्यम से कुछ पदार्थ इसके और साइटोप्लाज्म के बीच से गुजर सकते हैं। कुछ जो सब्सटेंस होते हैं इनके जो मेम्ब्रेन है इसमें से अंदर बाहर जा सकते हैं, लेकिन कुछ ही सब्सटेंस जो लिमिटेड सब्सटेंस होते हैं जिनको न्यूक्लियस को जिसकी ज़रूरत है, तो वही क्या हो सकता सब्सटेंस अंदर या फिर बाहर जा सकते हैं मेम्ब्रेन की हेल्प से। तो ये तो हमारे हो जाते हैं न्यूक्लियस। तो लास्ट था हमारा न्यूक्लियस ऑर्गन। तो ये थी हमारे आज की सेल की क्लास। तो यहाँ पर आई होप कि आपको सेल की स्ट्रक्चर या फिर सेल को पर्टिकुलर कुछ कुछ फंक्शन थे जो इम्पोर्टेंस थे वो आपको इस क्लास के हेल्प से कवर किया है, जो कि इम्पोर्टेंट थे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।